Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिमोन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए डेली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके चल रहे हैं और ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपके कितने काम की है आपको जानते ही हैं कि आपको डेली बेसिस पर डेली न्यूज एनालिसिस तो हम करा ही करा रहे हैं, साथ में आपको एक खास चीज और करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आपको एक ऐसे चैप्टर कवर कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा, और ये चैप्टर आपको अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आते रहता है, तो उसी चैप्टर को कवर करते हैं ताकि प्री और मेंस का भी साथ में चलता रहे मामला। आपको प्री और मेंस के लिए भी फिक्र करने की जरूरत न पड़े कि करंट अफेयर से कौन सा मुद्दा आ सकता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी बहुत खास रिपोर्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 आई है और पेरिस समझौते से इसका क्या लेना देना है, पर्यावरण से क्या लेना देना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपको बस करना एक छोटा सा काम है कि तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट। 30 सेकंड का समय लूंगा आप लोग के, बड़े फायदे की चीज है आप लोग के। बस यहाँ पर आपके लिए करना क्या है, बहुत ही सरलता से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है और ढेर सारा इनाम है। सिव 5 कोड बस लगाना है और अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है। 10 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे 1500 रुपए तक के। लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आया तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा अन अकेडमी स्टोर में, साथ में फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, साथ में मैकबुक और लैपटॉप भी आप जीत सकते हैं। तो आपको ये 26 तारीख को होने वाला है, 11 बजे सुबह में पेपर है। ठीक है, आपको इसके लिए इनरोल करना पड़ेगा और इनरोल करने के लिए आपको इसी में मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। लिंक लिंक पे जाके आपको पूछेगा कोड, तो कोड अगर आपको फ्री ज्वाइन करना है तो फ्री ज्वाइन करने के लिए सिव 5 कोड अप्लाई करिए, फ्री में ज्वाइन करिए और ये ढेर सारे एग्जाम्स के, ठीक है, अलग अलग जो ऑफर्स है प्लस और ढेर सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसको जीत सकते हैं। तो जल्दी से सिव 5 कोड अप्लाई करिए और तुरंत ज्वाइन करिए। इसी के साथ भैया आपके फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, इन फाउंडेशन बैचेस में आपको अगर अप्लाई करना है, 10 तारीख से शुरू हो चुका है बैच। सिव 5 कोड लगाइए और लगभग 50% तक का डिस्काउंट पाइए। और देख रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, और आप जानते हैं कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ढेर सारे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी सिव 5 कोड लगाइए और इन सारी चीजों को आप पा सकते हैं। इसी के साथ आपका शुरू हो चुका है ऑप्शनल बैच। ऑप्शनल बैच का फायदा क्या है? ऑप्शनल बैच का फायदा है कि आपके आप देखिए जितने भी टॉपर्स हैं उनके ऑप्शनल में हमेशा अच्छे नंबर रहे, इसलिए वो आज टॉपर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल में टॉप कराने का यानी ऑप्शनल में ढेर सारे अच्छे नंबर स्कोर करने का फायदा होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिव 5 कोड लगाना है और लगभग 50% के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप ऑप्शनल ज्वाइन करिए जिसमें आपको ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ में टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको, ठीक है, पूरा कवरेज किया जाएगा चीजों का। साथ में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज 20 सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसी के साथ आपको आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ होता है। जल्दी बैच शुरू होने वाला है, तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और जल्दी से सिव 5 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिए जिससे कि आपका फायदा हो जाए। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है इतने ढेर सारे, तो आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आप सिव 5 कोड लगा के ईएमआई बेस पर हर मंथ अपना धीरे धीरे फीस जमा करते रहिए। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से सिव 5 कोड लगाइए और आपका ईएमआई बेस पर, और ये ईएमआई सिर्फ वैसे है, इसमें तुरंत कम हो जाएगा जैसे सिव 5 कोड लगाएंगे, इससे भी बहुत कम ईएमआई हो जाएगी। तो सिव 5 कोड लगा के पर मंथ फीस भरते रहिए और अपना भविष्य उज्जवल करते रहिए। तो जल्दी से सिव 5 कोड लगा के ढेर सारे देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसका उपयोग करिए। आइए शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट देखने वाले हैं 2023 की, और पेरिस समझौते से इसका क्या लेना देना वो भी समझते चलेंगे। हाल ही में स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं एसईआई, क्लाइमेट एनालिटिक्स E3G, साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोला जाता है यूएनईपी, द्वारा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के अनुरूप वैश्विक स्तर के मुकाबले कोयला, तेल और गैस के सरकार के नियोजित तथा अनुमानित उत्पादन का आकलन करती है। ये कहा गया था पेरिस कन्वेंशन में 2015 में कि भैया आपको क्या करना है, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा तापमान। अगर धरती का तापमान ऐसे बढ़ता रहा तो बड़ी दिक्कत आएगी, इसके लिए ढेर सारी चीजें बात हुई थी इस कन्वेंशन में। ठीक है, उसी पर यह रिपोर्ट आधारित है। प्रोडक्शन गैप सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तर के बीच का अंतर था, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये पाया गया, नहीं पहुंचा, पहुंचा, या सरकारों ने इस पर काम किया कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में क्या क्या है।
आप देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिली है कि गवर्नमेंट ने प्लान्स कैसे प्रोजेक्शन किए हैं, ठीक है? साथ में अनाउंस और कौन-कौन से प्लान्स आने वाले हैं, ठीक है? अगर 2 डिग्री तक कॉन्संट्रेटेड करना है, हमें का टेम्परेचर 2 डिग्री तक रखना है तो कैसे करना है, 1.5 डिग्री तक रखना है, कैसे करना है, ठीक है? तो ये प्रोडक्शन के बीच में जो गैप्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है? इसी के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है? ये बहुत सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, शुरुआत अच्छी हुई, फिर गड़बड़ हुआ, फिर ऊपर जा रहा है और धीरे-धीरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हालाँकि अभी थोड़ा-सा नीचे आ रहा है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको 2050 तक का ये डेटा है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, इससे आपको समझ में आएगा। जीवाश्म ईंधन उत्पादन में अनुमानित वृद्धि। सरकारें वर्ष 2030 में 1.5 डिग्री वार्मिंग सीमा के अनुकूल जीवाश्म ईंधन से दोगुना उत्पादन करने की योजना बना रही हैं, ठीक है? और ये थोड़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। यह अनुमान 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से 69% से अधिक है, जो अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है ताकि पर्यावरण को नियंत्रित किया जा सके। इसी के साथ कुल मिलाकर सरकारी योजनाओं और अनुमानों से वर्ष 2030 तक वैश्विक कोयला उत्पादन में वृद्धि वृद्धि होगी तथा कम से कम वर्ष 2050 तक वैश्विक तेल तथा गैस उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी और ये कहीं से भी पर्यावरण को कम करने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। पर्यावरण को, ठीक है, बचाने वाला लक्षण तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चिंताजनक है रिपोर्ट, इसलिए कुछ को ध्यान में रख के चलो। बात करें, यह पेरिस समझौते के तहत सरकार की प्रतिबद्धताओं की इस उम्मीद के साथ टकराव है कि नई नीतियों के बिना भी कोयला, तेल और गैस की वैश्विक मांग इस दशक में चरम पर होगी। ठीक है, यानी कि जो कहा गया था कि हम कंट्रोल करेंगे, इसका पर्याय ढूंढेंगे। पर्याय कैसे ढूंढेंगे? पर्याय ढूंढेंगे भैया सौर ऊर्जा से। साथ में इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही थी बहुत सारी जगहों पे, जैसे भारत ने भी अपनी, ठीक है, ऐसी नहीं है कि शुरू नहीं की, इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही थी। इसी के साथ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की बात हो रही थी और यहाँ पर मामला उल्टा है, ठीक है, कहाँ निर्भरता बढ़ती जा रही है। अब इससे थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है, जो कहा गया था उसके उलट मामला हो रहा है। प्रमुख उत्पादक देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है और जीवाश्म ईंधन उत्पादन से उत्सर्जन को कम करने के लिए पहल शुरू की है। जैसे भारत ने भी शुरू की है, बिल्कुल, ठीक है। आपने आईएसए बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई हमने, ठीक है। इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन के विक्रेता बन रहे, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन अब आ रहे हैं मार्केट में। इसी के साथ हमने सौर ऊर्जा के साथ साथ आपके जलीय ऊर्जा की बात हो गई, ज्वारीय ऊर्जा की बात हो गई, इससे बहुत सारी ऊर्जा के, पवन चक्की की बात हो गई, पवन ऊर्जा की बात हो गई, ऐसे भी उत्पादन शुरू कर रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, जो हमने शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात की थी कि हम क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करने की बजाय क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करेंगे, उसके तरफ प्रयास जारी है। लेकिन किसी ने भी वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप कोयला, तेल तथा गैस उत्पादन को कम करने हेतु प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की है। स्कीमें तो ढेर सारी शुरू कर दी है, लेकिन जिससे हो रहा है, यानी कि कोयला, साथ में तेल, साथ में गैस उत्पादन में कम करने वाली प्रतिबद्धता को नहीं लागू किया गया, वो भी चल रही है, बाकी भी ऑप्शंस लोग अपना रहे हैं, इससे थोड़ी सी दिक्कत। देखिए, कोल प्रोडक्शन की बात हो रही है तो 2050 तक इसको यहाँ तक लाना था, लेकिन कोल प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2030 तक ये क्या होगा, 2030 तक ये बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ से देखिए कोल प्रोडक्शन की बात हो रही है 2020 के बाद से लगातार 2030 तक का अगर आप डेटा देखने जाएंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। वहीं पे बात करें ऑयल प्रोडक्शन की तो ये भी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा। यहाँ पर 2030 तक का डेटा देखें तो ये बढ़ता जा रहा है और ये 2050 तक भी बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, वापस से बढ़ते हुए क्रम में है। गैस प्रोडक्शन की बात करें तो गैस के भी हालात कमोबेश वैसे हैं, ये भी बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, और इसको लेकर थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। भारत के बारे में अगर देखा जाए क्या निष्कर्ष निकला है तो भारत के अद्यतन, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला उस पर देख लेते हैं। उत्सर्जन में कमी, भारत के एनडीसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक की कमी करना है। कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी। इसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता प्राप्त करना है। इसके लिए प्रयास भी जारी है, कर रहे हैं हम प्रयास, ऐसा नहीं है। हालांकि भी प्रयास कर रहे हैं, अभी इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे हालांकि चढ़ रहा है, लेकिन 50% गैर जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता प्राप्त करना यह बहुत आसान कार्य नहीं होगा, आप जानते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए भारत ने क्या किया है कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर कदम करना है। हमने कहा है कि 2070 तक हम क्या कर लेंगे,
कार्बन उत्सर्जन भारत में शून्य हो जाए, भारत में, ठीक है, जीरो कर देंगे यानी शून्य हो जाएगा, जिससे कि हमारा कार्बन उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं होगा। इसके लिए हम प्रयास करें, हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य। अगर बात करें ग्लोबल प्रोडक्शन की, ठीक है, तो कौन कौन सी रैंक, कंट्री के कौन कौन सी रैंक है, ठीक है, तो अगर बात करें, हमारे बात हो रही है इंडिया की, ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन कैपेसिटी एंड डिपेंडेंसी इंडिकेटर्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड है कोल में, ऑयल में 24th है, गैस में 22nd है, ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है कोल वाली, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में भारत भी तीसरे स्थान पर है और इसकी वजह से थोड़ी सी और परेशानी बढ़ सकती है, इसको ध्यान में। बात करें जीवाश्म ईंधन उत्पादन का पर सरकार का रुख क्या है। राष्ट्रीय पैमाने के साथ साथ निर्व कार्बन संक्रमण यानी कॉप 27 के दौरान जारी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति जो है कम कार्बन बदलाव के लिए प्रतिबद्ध, जो आवश्यक विकास सुनिश्चित करती है। इसी के साथ हमने क्या किया, ऊर्जा सुरक्षा के बाद तक ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच, साथ में रोजगार बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। घरेलू जीवाश्म ईंधन हेतु समर्थन, आत्मनिर्भरता पर जोर देने तथा राज्य की आय और रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कोयला उत्पादन के विस्तार की आवश्यकता है। इसी के साथ योजनाओं में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू तेल और गैस की खोज को बढ़ाना शामिल है, क्योंकि वर्ष 2030 तक देश में गैस की मांग 500% से अधिक बढ़ने की संभावना है, आप देख सकते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। सिफारिशें क्या है, योजनाओं में पारदर्शिता लाने, सरकारों को जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए अपनी योजनाओं, पूर्वानुमानों तथा समर्थन के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ इनके संतुलन के बारे में और अधिक पारदर्शी होना चाहिए। इसी के साथ और क्या कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन कटौती लक्ष्य अपनाना पड़ेगा कि सरकारों को अन्य जलवायु समन लक्ष्यों को पूरा करने और साथ में प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के जोखिम को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादन एवं उपयोग में निकट, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कटौती लक्ष्यों को अपनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। लोगों को समझाना पड़ेगा, साथ में जागरूक करना पड़ेगा, साथ में कुछ ऐसी भी चीजें करनी पड़ेगी जिस पर रोक लगाना कि आप इन चीजों को रोकना पड़ेगा, आप इसमें कन्वर्ट हुए, ऐसे बहुत सारी चीजें करनी। साथ में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, देशों को वर्ष 2040 तक कोयला उत्पादन तथा इसके उपयोग की चरणबद्ध समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए एवं तेल और गैस के कुल उत्पादन में उपयोग में वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2050 तक 3/4 की कमी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से दूर एक न्याय संगत परिवर्तन के लिए प्रत्येक राष्ट्र के अद्वितीय दायित्वों और क्षमताओं को पहचानना आवश्यक है। अधिक परिवर्तन क्षमता वाली सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी कटौती पर लक्ष्य रखना चाहिए एवं सीमित क्षमता वाले देशों में परिवर्तन प्रक्रियाओं को वित्त पोषित करने में मदद करनी चाहिए। इस पर बहुत बार चर्चा भी हो सकी कि विकसित देश क्या करें, ऐसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें, लेकिन हालांकि इस पर बहुत ज्यादा आगे कार्य नहीं हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। देखिए, आप चिंता का विषय बना है पर्यावरण पूरे विश्व में, तो ऐसे में यह रिपोर्ट बहुत काम की है, इसको ध्यान से लेकर चलना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं, 30 से लेकर 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, जब आप SIV5 कोड लगाएंगे, इस SIV5 कोड लगाते ही आपको ढेर सारे डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे और इसी के साथ आपको मिलेगा 24,000 से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस सेट और साथ में डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज। जैसे आप SIV5 कोड लगाएंगे, ये सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी। साथ में आपको मिलेगा कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल्स पूरा का पूरा। इसी के साथ मिलेगी आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि टॉप एजुकेटर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, साथ ही कॉल भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे आपको अनलॉक हो जाएंगे जब SIV5 कोड लगाने से, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मनाही नहीं है, सब में SIV5 कोड काम करेगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, कल फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।